समाचार के दर्शकों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिशन 2024 को लेकर बात करें तो बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ होकर के गुजरता है और इसी चीज की अहमियत को देखते हुए लगातार पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, मंथन लगातार जारी है। साथ ही साथ हारी हुई सीटों को लेकर भी खास फोकस है और बड़ी बात यह है कि सांसदों का एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करवाया जा रहा है। वो रिपोर्ट कार्ड जिसके आधार पर जो बनेगा आधार कि अब आगे जो टिकट बंटवारा होगा, और सबसे बड़ी बात कि जनता के बीच सांसदों का किस तरीके से क्या बर्ताव रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं और जनता के बीच किस तरीके का उनका रुझान है, और इन सब के बीच अगर बात करें तो किस तरीके से रिपोर्ट कार्ड को लेकर ही वही एक बड़ा एक आधार बनेगा। बाकी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अब एसी रूम से बाहर निकल करके फील्ड में जाएं, सरकार की योजनाओं को बताएं और सबसे बड़ी बात उनका अवलोकन भी किया जाए कि जो योजनाएं जिस खास वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं उस खास वर्ग को उसका लाभ कितना मिल रहा है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस बीच अन्य दलों की क्या कुछ राजनीतिक तैयारियां हैं और कितनी टक्कर देने के लिए तैयार है, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे। मेहमानों से तारुफ कराएं, कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले कुछ बयान जरा सुन लीजिए। देखिए, जो भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ लड़ती है। और आप देख रहे होंगे कि जो पहले जो चुनाव भाजपा नहीं लड़ती थी, आज हर उस चुनाव में भाजपा जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उन सीटों पर जा रहे हैं जहां के ऊपर हम लोग पिछली बार हार गए थे, तो अब जो सीटें हम हारे उनको इस बार हम कैसे जीते हैं। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना है। बस कुछ संगठनात्मक कार्यों के आधार पर, कुछ अन्य कार्यों के आधार पर वहां पर हम लोग जीत सकते हैं। तो उन्हीं सब की समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछली बार गाजीपुर गए थे, इस बार भी जा रहे हैं। तो हारी हुई सीटों पर भी लगातार मंथन जारी है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक हाई लेवल मीटिंग जारी है। बीजेपी का मिशन 2024 और क्या कुछ खास तैयारियां हैं और अन्य दलों की भी क्या तैयारियां, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चंचल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंचल जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रियंका जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रियंका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओपी सिंह जी। ओपी सिंह जी, बीजेपी के साथ किस तरीके से मिशन 2024 को लेकर के बात की जाए तो आप लोगों की तैयारियां जो है वो काफी जोर शोरों से नजर आ रही हैं, चाहे वो बूथ स्तर की बात करें, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व के साथ किस तरीके से जो दौरा चल रहा है, 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य। आलोक जी, जब भी चुनाव होता है हर पार्टी अपने अपने स्तर से अपनी तैयारी करती है। इसमें एक दूसरे के ऊपर कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम 2014 से जो लगातार अपनी रणनीति बनाए हुए हैं वो 2014 में भी सफल रहा, 17 में रहा, 19 पार्टी के 2024 की है। उसके तहत यह एक उत्तर देश की 80 से 80 सभी 22 के विधानसभा चुनाव जिसमें जनता ने 39 साल बाद को रिपीट किया, बहुमत से जिताया है। उसके बाद सरकार पार्टी जो है 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए लक्ष्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री जो चुनाव के बारे में हुआ करे, दोनों ने मिल करके रणनीति बनाई। सभी ने, मैंने पहले ही कहा लोग जी, हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पिछले बिल्कुल हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति है। आपकी रणनीति मैंने सुना, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मैं जरा चंचल जी के पास आता हूं। चंचल जी देखिए, 24/7 कहा जाता है बीजेपी चुनावी मोड में रहती है और वो उसकी बानगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जनता जानना चाहती है समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं। देखिए आलोक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं ये लोग। ये सोचिए कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं केवल चुनाव लड़ रहे हैं,
इनका बस इन केन प्रकरण किसी भी तरीके से, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं को मतलब जो है उनकी हत्या करनी हो, चाहे लोकतंत्र के सरेआम जो है चीरहरण करने का काम ये लोग करते आए हैं। जिस स्तर पे भी इसके इनका एन केन प्रकरण के सारे नेता, नीचे से लेकर के सारे नेता किसी तरीके से बस उन्हें सत्ता में वापस बने रहना है। बाकी जो आपने वादे करके आए थे 2014 में, आपको याद होगा 60 महीने बनाम 60 साल की बात करते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा। शायद इतनी अच्छी सी बातें होती थी, अब तो हम लोग शायद सुनते हैं तो ये लगता है कि क्या मतलब क्या जबरदस्त उनका जो है कॉन्फिडेंस हुआ करता था, लेकिन कॉन्फिडेंस हिल गया है। आपने देखा होगा जिस तरीके से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर दोनों स्पीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब विपक्ष सवाल पूछ रहा था अडानी को लेकर के, तो प्रधानमंत्री जी बगले झांक रहे थे। आपको याद होगा कि आपने ध्यान दिया होगा, हर घर नल योजना इन्होंने लोकसभा में बोला 6 करोड़ और राज्यसभा में एक दिन के बाद उन्होंने बोला 11 करोड़। तो ये झूठ बोलने में भी लोग माहिर हैं। मैं उन बातों पे आना चाहता हूं जो तैयारी की बात हो रही थी। आप देखिए, जनता के सामने जब 2024 में आप जाएंगे तो आपके सामने कई सारे सवाल होंगे। सवाल ये होंगे, आपने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर काला धन लेके आएंगे। सवाल ये होगा कि आपने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आपने वादा किया था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आपने वादा किया था कि जो है हर गरीब को पक्का मकान, जो अमृतकाल जो 75वां अमृत वर्ष मनाएगा हिंदुस्तान, उसमें सबको पक्का मकान मिल जाएगा। आपने वादा किया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपने नारा दिया था। और आपको याद होगा कि जो है बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई थी कि अरबों खरबों रुपए केवल प्रचार प्रसार में आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को चमकाने के लिए खर्च किया गया मीडिया द्वारा। आप ध्यान करिए, लेकिन उस दौरान भी आज के टाइम डीजल पेट्रोल की बात, उसके ऊपर चर्चा होगी, गैस सिलेंडर की बात होगी। और आज के समय में जो आपने वादा किया था कि हम जो है आदर्श ग्राम बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, आपने स्टार्टअप ना जाने कितनी योजनाएं लेके आए थे। ये सारी की सारी योजनाएं केवल धरातल। चलिए, ये सारी योजनाएं हैं। इन्हीं योजनाओं को लेकर के मैं सवाल पूछूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका जी के पास आऊंगा। ओपी सिंह जी, तब तक आप जो चंचल जी ने जो सवाल किए हैं उन सवालों का जवाब आप सोचकर रखिए। मैं तमाम सारे सवालों के जवाब आपके पास लेकर आऊंगा। प्रियंका जी, आप किन किन तैयारियों को लेकर के, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगी? कि आलोक जी, सबसे पहली चीज ये है कि जो जनता के मुद्दे हैं वही हमारे मुद्दे हैं। और जनता के मुद्दे आज ये हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अडानी जी को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसे साफ जाहिर होता है कि उनकी जो सोच है और उनका जो सपोर्ट है वो किसके साथ है। अभी आप ये देखिए किस तरह से पूरे वर्ल्ड की मीडिया लगी हुई है, पर यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से कह रहे हैं कि हाँ नहीं, सब कुछ चीजें सामने है। जब जांच नहीं हुई तो सामने कैसे आ गई चीजें? जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इस बात को कह देना कि चीजें सबके सामने खुल गई। इस जनता के पैसे का सवाल है। LIC जनता के गाड़ी कमाई और उसका नारा क्या है कि जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है? और ये वो सरकार है जो कहती थी कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब क्या हो रहा है? सबके सामने है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को कम करने की बातें करती रही, और ये सबके सामने भ्रष्टाचार है। LIC और SBI का पैसा जिस तरह से डूब रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता के पैसे की कोई जिम्मेदारी लेने वाला वहां नहीं बैठा हुआ। सिंह भी चुप है, प्रधानमंत्री जी चुप है, बीजेपी चुप है। आप देखिए किस तरह से जो है कानपुर, इनका नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर किस तरह से कानपुर में एक बेटी जल जाती है, उसकी माँ जल जाती है और उसके बाद कोई बोलने के लिए नहीं राजी होता। कोई भी महिला नेत्री निकल कर नहीं आती है जो दुख प्रकट करे या शोक प्रकट करे। तो इस तरह का माहौल अगर आप दे रहे हैं तो सवाल किस पर उठेगा? सवाल ऑब्वियस है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस पर विश्वास करके लोगों ने वोट दिया था उस सवाल पूछे। आप नौकरियों की बात देख लेते, बेरोजगारी दर किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4% से भी ज्यादा। बिल्कुल, यानी कि जो आम जन के मुद्दे हैं वही कांग्रेस के भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। मैं एक बार दिलीप यशवर्धन जी आपके पास आऊंगा और आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब किसी भी राजनीतिक दल से नहीं ले रहा हूं। लगातार उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष भी जाएंगे जो आम जन के मुद्दे हैं, और आम जन के मुद्दे क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। आलोक जी, सवाल वही हैं, मुद्दे वही हैं, पार्टियां भी वही हैं, सवाल करने वाले भी वही हैं, जवाब देने वाले भी वही हैं, लेकिन स्थिति यथास्थिति है दशकों से। थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, जब भी कोई नई पार्टी आती है थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। वो थोड़ा बहुत परिवर्तन बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन दावा हर पार्टी यही करती है कि हमने जो परिवर्तन किया
इसके पहले किसी भी राजनीतिक दल ने इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं किया था। इतने बड़े बड़े परिवर्तन होते जाते हैं, फिर भी स्थिति जो है वो यथावत क्यों रह जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जनता को देना चाहिए अपने वोटों के माध्यम से, लेकिन जनता मुद्दों पे वोट ना करके किसी और कारण पे चली जाती है वोट करने के लिए, और ये हमेशा होता है। एक लहर चलती है और उस लहर में जनता बह करके, भावनाओं में बह के, किसी भी चीज़ में बह करके वो वोट दे देती है। चुनाव तो देखिए, ये अब 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव आने वाला है, लेकिन हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया साल भर चला करती है, किसी ना किसी रूप में, कभी पंचायत के रूप में, कभी म्यूनिसिपैलिटी के रूप में। अभी 2023 में ही देखिए 10 राज्यों के चुनाव होने हैं, मतलब 9 राज्यों के और एक यूनियन टेरिटरी के चुनाव होने, जिसमें से एक का त्रिपुरा का भी 16 तारीख को के राज्यों में, 2 मेघालय और नागालैंड का भी 27 तारीख को है। इसके अलावा 9 राज्यों का चुनाव है और एक यूनियन टेरिटरी जहां पर अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, जो अभी तक बनाई गई है, जम्मू एंड कश्मीर, उसमें पहली बार उम्मीद है कि इस बार चुनाव हो जाएगा। इन 10 में से 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑलरेडी है, तो भारतीय जनता पार्टी के 3 जगह सरकार बचाना और बाकी 7 जगह बनाना, ये दोनों चुनौती हैं। अब इस चुनौती के लिए वो चुनावी मोड में रहते हैं, उनकी जो टक्कर है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से है। क्षेत्र की सुविधाएं, जो क्षेत्र की समस्याएं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो नेशनल लेवल की समस्याएं हैं वो नेशनल लेवल की समस्या, महंगाई, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो टैक्सेशन का बोझा जनता के ऊपर पड़ रहा है वो सबसे बड़ी समस्या है। जो इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स कम मिलना है ये बहुत बड़ी समस्या है, और जो लोन पर ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है ये उससे भी बड़ी समस्या है। तो जनता को एक तरीके से चौतरफा मार पड़ रही है। अभी रेपो रेट फिर से बढ़ाए गए 5-7 दिन पहले। रेपो रेट बढ़ने का मतलब कि मेरी एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ गई, मेरे घर की कॉस्ट बढ़ गई, मैंने अगर घर के हाउस होल्ड के लिए कोई लोन लिया था उसकी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट्स पर, जो मैं एफडी करा रहा हूं बैंक के साथ, उस पर ब्याज नहीं बढ़ रहा है। जो सेविंग बैंक का पैसा रखा है उस पर ब्याज नहीं बढ़ रहा है। तो जनता के सामने ये समस्या है, आम जनता ही प्रभावित हो रही है, उसके सामने काफी यक्ष प्रश्न है। अब मैं ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। घूम फिर के लाख आपकी तैयारी हो, लाख आपके मुद्दे हो, लेकिन चंचल जी का भी यही सवाल है कि वो आम जनता के मुद्दों के बीच जा रहे हैं चुनाव में, और प्रियंका जी ने भी यही सवाल उठाया। अब जो सवाल मैं चाहूंगा कट टू कट सवाल का जवाब हो, इधर उधर की कोई बात ना हो। जैसे कि चंचल जी ने, ओपी जी सवाल उठाया, काला धन मुद्दा है, 2 करोड़ रुपए का रोजगार का है, किसानों की आय को है, हर गरीब को अपना घर है, ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के अगर आप बात करें तो एक स्वस्थ डिबेट होगी। ओपी जी। आलोक जी, चंचल जी ने और प्रियंका जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया। हाँ। और लोकतंत्र में जनता को यह पूरा अधिकार है सत्तारूढ़ पार्टी से वो सवाल उठाए। और जब हम चुनाव में जाते हैं तो विपक्षी पार्टियां यही सवाल करती है कि साहब आपकी जो सरकार थी वो जनता के लिए क्या किया। फिर हम जनता के बीच में जिसकी सत्ता होती है वो बताते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी बताती है कि मेरी 4 बार सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 3 बार बसपा की थी, तो वो बताते हैं कि साहब हमने अपनी सरकार में क्या किया। और हम 5 साल के मात्र कार्यकाल को बताते हैं। अब केंद्र का चुनाव होने जा रहा है तो 10 साल का बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में तो लाजमी है साहब कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमें केंद्र की भी जिम्मेदारी बतानी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी बताएगी। चंचल यादव जी ने बिल्कुल सही कहा कि 14 में जो हमने वादा किया था, तो जब 19 का चुनाव लड़े तो संशय तो था ही कि हमने वादा पूरा किया कि नहीं किया। और आपने 19 में देखा कि पूरी देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, काम पर, योजनाओं पर और विकास पर मोहर लगाया। और जब हम 19 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हम जब 2024 के मैदान में आ रहे हैं तो जानते हैं इस समय जो रणनीति बनती है, क्या रणनीति पार्टी हम आरोप प्रत्यारोप देंगे। रणनीति क्या, हमारे सरकार का प्रत्येक मंत्री 2-2 लोकसभा क्षेत्रों में जाएगा और जनता को धरातल पर वो देखेगा कि केंद्र प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो 100% लागू है या नहीं है। जब सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं, खासतौर से मैं इस बात पर विशेष जोर दूंगा कि गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि गरीबों, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की बात जब हम पैदा हुए तब से सुनते आ रहे हैं। और एक पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट है उसका नेता छोड़ के भाग चुका है उत्तर प्रदेश, उसकी 70 अरे भाई साहब अपनी पार्टी देखिए,
जो भ्रष्टाचार का दावा करते आए, अडानी जी को ले लेके उनके प्लेन में पहले उड़ते थे, अब उनके जनता हमारे प्लेन के साथ में उड़ते हैं। आपने इतने वो सवाल जनता मेरे को नहीं पूछे थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया कि घुमाने की बात देखिए अब मेरे ऊपर ही सवाल उठने लगे हैं ओपी जी, आप भी जर्नलिस्ट, मैं भी जर्नलिस्ट। एक सेकंड आलोक जी, लेकिन अरे भाई आलोक जी सारे सवालों का जवाब तो एक मिनट सुन लीजिए। अरे बताया नहीं कि भाई साहब कितनी सर मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो आप ही से सवाल किया। चलिए अच्छा ओपी जी को भी और मौका देते हैं, अभी ओपी जी को और मौका देते हैं, ठीक है ओपी जी अपनी बात रखिए, फिर प्रियंका जी मैं आपके पास आऊँ, ठीक है? हाँ चलिए ठीक। हाँ मैं देखिए जनता की बात आलोक जी कर रहा हूँ, ठीक ठीक मैं ठीक, अपनी बात मैं भी नहीं कर रहा जनहित की बात कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 में जाएंगे तो इस देश की जनता ये देखेगी कि भारत विश्व स्तर पर मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है। जो लोग चाइना से चंदा लेते हैं चोरी चोरी, जो पाकिस्तान की वकालत करते हैं, वो भी तो जनता के बीच में जाएंगे और तब इस विश्व की हम सबसे बड़ी इतनी तो हिम्मत नहीं है कि ये उपलब्धि है। आज हर भारतीय को गर्व है। नहीं अरे मैं चैलेंज करती हूँ, अभी उन्होंने कहा चंचल जी ने आवाज, भैया देश आजाद हुए 75 साल हो गया, जिसमें हमारी 9 साल से सरकार है। आप अगर गरीबों को आवाज दिए होते, गरीबों को जो है आप जो है बिजली दिए होते, गरीबों को घर दिए होते, गरीबों को रोजगार दिए होते, गरीबों को जो है आयुष्मान योजना के तहत। अच्छा प्रियंका जी आप कौन से धरातल की बात कर रही हैं? कुछ तस्वीर बदली है, इस चीज को मानती है कि नहीं? अच्छा बताइए, आप आज उस धरातल से रूबरू आज परिचय करवाई दीजिए जिस धरातल की आप बात कर रही हैं। सुनिए, जब एक तरफ सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और आप धरातल की बात कर रही हैं, बताइए। तुलनात्मक हमने आप सुनेंगे, हाँ प्रियंका जी को जरा सुन लेंगे। हाँ जी धरातल पर उसको कहते हैं जब हमारा कोई प्लान ऑफ एक्शन होता है और वो आम जनता के लिए होता है। आप ये बताइए इनका स्टार्टअप स्टैंड अप सारा कुछ फेल। एमएसएमई जो थे वो कितने सारे बंद हो गए, तकरीबन 11,000 एमएसएमई बंद हो गए, छोटे लघु उद्योग। आपने लघु उद्योग खत्म कर दिए और व्यापारियों को जीएसटी से मारा। आपने क्या किया, युवाओं की फीस बढ़ा दी। इवन कोरोना के टाइम पे भी उनसे फीस वसूली गई और उनको सुविधाओं के नाम पे क्या दिया? आपने क्या दिया हमारे देश की जनता को? एक वो जो आर्मी में भर्ती होती थी उसको उठाकर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे 4 साल की भर्ती कर दी। जो बच्चे लगातार तैयारी करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, वो आज सुसाइड करने को मजबूर है। आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की और महिलाओं की क्या बुलडोजर लेकर आप हत्याएं कर रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अडानी जी के रिश्ते क्या है ये आप बताते क्यों नहीं है? क्यों अडानी जी को एलआईसी का सारा पैसा दे दिया जाता है? क्यों अंबानी इस देश में ग्रोथ करते हैं, वो भी इतनी ज्यादा ग्रोथ करते हैं कि बात यहाँ पर सीटों की नहीं है, बात यहाँ पर जीत की नहीं है, बात यहाँ पर चुनाव की नहीं है, लेकिन जो मुद्दे जो जमीन से जुड़े उठा रही हैं, जो आम जन से जुड़े हुए, हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है प्रियंका जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं जरा दिलीप जी से सवाल का जवाब ले लेता हूँ। दिलीप जी, जो कि आम जन से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के हम बात करें, जीएसटी को लेकर के बात करी और साथ ही साथ रोजगार, इससे अच्छा आपसे अच्छा इसका बेहतर जवाब कौन दे सकता है? लगातार युवाओं की बात की जा रही, बेरोजगारों की बात की जा रही, जिस जीएसटी स्लैब को लेकर के कितनी बार, अनगिनत बार इसमें परिवर्तन हो चुके क्योंकि खुद ही किसी को नहीं इसका बेसिक अभी तक क्लियर है। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है। जीएसटी एज ए लॉ बहुत अच्छा है, ये मैं शुरू से कहता हूं, लेकिन जीएसटी कंप्लायंस के पार्ट पर, प्रोसीजर के पार्ट पर वर्स्ट कर दिया गया है। उसमें अमेंडमेंट्स के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू, ऑफिस ऑर्डर्स के थ्रू और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इतना उलझा के रख दिया है कि मैं गारंटी कर सकता हूं कि ना तो फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को एक लाइन से बता सकती हैं और ना जीएसटी का कोई अधिकारी एक सिरे से नियम को बता सकता है। चूंकि जीएसटी अधिकारियों के पास पावर होती है, उनके पास कलम की ताकत है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो वो उठा करके व्यापारी के ऊपर टैक्स लाद देते हैं कि तुम जाओ अब आगे हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, अपील जाओ, जहां छोड़ सकते हो छोड़ाओ, हमने तो कर दिया काम। और इसके साथ साथ आलोक जी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ओपी सिंह साहब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा और इसको भाजपा से कान हटा करके जनता के कान लगा के सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। कुछ इसका नाम है वस्तु एवं सेवा कर। मैं अपनी मेडिकल सुविधाओं के लिए, मैं गरीब नहीं हूं, मैं ईडब्ल्यूएस स्कीम नहीं आता हूं, मैं मिडिल क्लास जनता हूं, मुझे हॉस्पिटल की सेवाएं भी अच्छी तरीके से नहीं मिल रही सरकार से। मैं अपनी मेडिकल सुविधाओं के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी कराता हूं। उस मेडिक्लेम पॉलिसी में सरकार मुझे कोई सेवा नहीं देती है, लेकिन मुझसे 18% जीएसटी लेती है। मैं अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता हूं। सरकार मुझे कोई सेवा नहीं देती है, लेकिन मेरे प्रीमियम पे 18% जीएसटी मुझसे लेती है। किस बात का?
मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूं, सरकार से कोई सेवा नहीं ले रहा हूं, फिर भी मुझसे 18%। आप सोचिए कि मैं 1 लाख का प्रीमियम देता हूं, मुझे जो रिटर्न मिलेगा वो 1 लाख का मिलेगा, लेकिन जो 18% जीएसटी दे रहा हूं वो तो गया, कहीं से इसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, सरकार ने कोई सेवा भी नहीं दी और मुझसे 18,000 रुपए जीएसटी ले लिया। जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए जी, बहुत सारे बिल्कुल ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब देना लाजमी और पूछना भी मेरी जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं। चंचल जी, जिस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम चुनावी मोड में ना रहें लेकिन हम जनहित के मुद्दों को लेकर के सवाल उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा और स्वस्थ डिबेट भी होगी। लोग भी जो हमसे जुड़ रहे हैं वो भी देखेंगे कि अच्छे सवाल पूछे और पैनल ने भी अच्छे जवाब दिए। नहीं, आलोक जी बेहतरीन बात आपने कही। मैं भी सुन रहा था, हमारे जो मीडिया के पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन्होंने कहा कि भारत बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि हम लोगों ने 7 देश, जैसे हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो हम लोग और 7 सीढ़ियों नीचे आ गए हैं। और हमारी स्थिति आज के टाइम में ये है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और जो पाकिस्तान हमारे पड़ोसी राज्य, उनसे भी नीचे हमारी कंडीशन है। और आप बता रहे हैं दुनिया में डंका बज रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए वो आप लोगों को, कम से कम कुछ तो टीवी डिबेट बैठ करे कि इतना झूठ तो मत बोला करिए। आज भारत की स्थिति ये है, आप मुझे बताओ कि एजुकेशन के बजट के बारे में आप अगर बात कर लो तो आप उसको डाउन किए जा रहे हो। और सोचिए आप इसी देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को सोचिए जिनके पास 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है, आप सीना पे, क्या नाम है, सीने पे 56 इंच की बात करते हो। और लोकसभा के अंदर आपने बात रखी कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। सोचिए इस देश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हो आप। आज अगर जॉब्स की बात करें, रेलवे में अकेले 3.25 लाख नौकरियां आपने खत्म कर दी, एक डिपार्टमेंट में आपने नौकरियां खत्म करने का काम किए हैं। आप सोचो आज के टाइम अगर नौकरियां नहीं रहेंगी तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? वो भूखमरी, बेकारी नहीं बढ़ेगी क्या? और आप उसी दिशा में देश को आगे बढ़ा रहे हो और लोगों को जो है एकदम आप कामचोर बनाना चाहते हो, ये आपकी नीयत है। दूसरी बात है, आपने जो मैंने सवाल आपसे किए थे, जितने भी मैंने बोला 100 दिन के अंदर काला धन की बात मैंने करी, आपने उसके ऊपर एक बात भी नहीं करी। मैंने आपसे बोला कि 2 करोड़ रोजगार की बात पूछी, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 100 स्मार्ट शहर की बात करी, मैं लखनऊ स्मार्ट शहर में बैठा हूं, अभी किसी रोड पे चले जाओ गड्ढे ना मिले, आपको बता देना मुझसे। और भ्रष्टाचार का आड़ बन चुका है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के समझिए इतने तगड़े गिरफ्त में हैं। आप जो भी भ्रष्टाचारी जो आप आरोप लगा दो जिस भी नेता के ऊपर, अगर वो आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है तो वो जो है दूध का धुला हो जाता है। न जाने कौन सा वॉशिंग पाउडर, कौन से वॉशिंग मशीन यूज करते हो आप। ओपी सिंह जी जरा हम लोगों को बता दीजिए, कौन सा मंत्र मारते हो कि सीधे के सीधे वो जो भ्रष्टाचारी होता है वो साफ हो जाता है? आप बताइए, आप याद करो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप ऐसा पहले कब हुआ था कि बताइए, एक सरेआम एक मां और एक बेटी, अब मेरा ख्याल है कि शायद ये अमृत काल नहीं बल्कि जहर काल है। आप देश को जो है उत्तर प्रदेश को जिस दिशा में लेके जाना चाह रहे हो, केवल हिंदू मुसलमान करने की बात करते हो। चलिए कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब, देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, ये सवाल एंकर का नहीं है। रोजगार के बारे में आपने कोई बात नहीं करी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल जी ने पूछा है और कुछ ऐसा ही सवाल प्रियंका जी ने भी उठाए थे। जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने एक राउंड में पूछा था तो अब मुझे जवाब मिला। हाँ ठीक है। इस देश में, इस प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा और इस देश में कभी 70 साल में 58 साल राज भोग करने वाली कांग्रेस, अगर ये दोनों पार्टियां ये कहती है कि भारत की स्थिति पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी खराब हो चुकी है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इनसे यही उम्मीद जनता कर रही है। मैंने बकायदा आंकड़े की बात करी ओपी सिंह जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान मैंने आपको नहीं दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल वाला ज्ञान रहता है वो आप पढ़ करके डिबेट में बैठते हो, तो कम से कम वो बात आप, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं हंगर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ जो भी भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। चलिए एक एक करके सुनेंगे जी। प्रियंका जी मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। अब ओपी जी इतने सारे सवालों के जवाब तो मुझे बता सुनिए, तो ओपी जी को मौका तो दीजिए, क्योंकि आपने अमृतकाल को लेकर भी पूछा है, भ्रष्टाचार को लेकर भी पूछा है। जी ओपी सिंह जी अपनी जवाब दीजिए जी, एक एक करके सुनेंगे जी। हाँ आलोक जी, भाई डिबेट में सुनने की मादा भी होनी चाहिए। अगर आप मुझसे सवाल आप इधर उधर मैं बराबर आपको मौका दे रहा हूँ, कट टू कट जवाब दीजिए। चलिए भाई चंचल जी सुनिए और प्रियंका जी ओपी जी को सुनिए। चलिए ठीक है, अडानी जी को सपोर्ट किया गया, ये क्यों सुनिए प्रियंका जी, अभी आप अडानी जी पे सवाल करिएगा, लेकिन पहले आप उन गरीब लोगों की बात तो कर लीजिए, भ्रष्टाचार की बात तो कर लीजिए, कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुन तो लीजिए पहले कि क्या हो रहा है यूपी में। गरीब आदमी का पैसा है जी, सीबीआई में इस देश के गरीब आदमी का भी पैसा है।
चलिए अब आप क्लब करके, अब आपने दोनों के सवाल सुन लिए हैं, अब आप कंबाइंड करके जवाब दे दीजिए। चलिए अगली आवाज ओपी सिंह जी की। जी क्या आलोक जी, आपके चैनल पर चक 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 हो रहा। अरे या तो उन्हीं से पूछ लीजिए, अब आप जवाब दे दीजिए, सब चक चक खत्म हो जाएगी आज यहीं पे। ठीक है ठीक है, चलिए अब आप बात रखिए। ठीक है कि एक सीट पाने वाली कांग्रेस के सामने चुनौती है कि इस बार रायबरेली की सीट बचेगी कि नहीं बचेगी। उनको डिबेट पर ये बताइए कि चुनौती तो नेता 2.5 यात्रा चुनौती तो वहाँ पे भी 30 करोड़ की आबादी में इनको मध्य प्रदेश में भी तो चुनौती थी। मैं क्या कर रहा अभी मुझे लगता है हम लोग यूपी पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी चलिए प्रियंका जी, अब जवाब तो सुनिए ओपी सिंह जी का। आपके पास किस तरह की देख रही है ना जनता। आपके नेता तो 72 और आप कह रहे हैं कि और ये पार्टियां जब सेना के उस पर अस्तित्व पर सवाल उठाती है, उससे सबूत मांगती है, तो ये सेना का मनोबल गिराती है। और जब चीन से चंदा लेते हैं चोरी छिपे और पाकिस्तान की वकालत करते हैं, ये राष्ट्र विरोधी अडानी जी को पैसा कहाँ से आ रहा है, उनकी शेयर कंपनी में पैसा कहाँ से आ रहा है, वो भी तो बताइए, वो किसकी जिम्मेदारी है। शुरू से जो भी चुनाव वालों की भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इस देश में, इस देश की सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। आज बताइए जवाब तो नहीं देते कि कहाँ से पैसा आता है। और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। आपने देखा होगा कौन से विकास प्रकार से बेरोजगारी में। अब सुनिए तो एक एक करके, पहले क्योंकि विपक्ष में दो विपक्ष है, अब सत्ता पक्ष का एक है तो मौका तो देना होगा ना। सरवानी चाहिए उन पार्टियों को जिनके जमाने में छोड़ करके निवेशक भाग जाते थे। क्या बात। अच्छा ओपी सिंह जी, एक चीज बताइएगा, सवाल मेरा सुन लीजिए ध्यान से, मैं बोलूंगा नहीं बीच में, जवाब दीजिएगा और एकदम सीधा जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी लोकसभा राज्यसभा के अंदर किए हैं। मैं आपसे सही जवाब चाहता हूं और बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आप अच्छे प्रवक्ता हैं और बड़े जर्नलिस्ट भी रहे हैं। सुनिए मेरी बात को, सुन लीजिए सर, मेरी बात को सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये, आप वही लोग हो जो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, रेड्डी बंधु और हेमंत बिस्व शर्मा, जो बड़े बड़े कई सारे आपके बड़े बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के आज के समय में, आप मुझे बताओ आप लोगों ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे कि नहीं लगाए थे? और वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे, जब आपकी पार्टी में चले आए ये लोग तो कैसे धुल गए वो? आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। बड़ी ईमानदारी से बताइए, आपने दो प्रवक्ताओं को निष्कासित कर दिया, वो कल इस चैनल पर रोई थी, वो उन्होंने कहा कि जो पहले वाली समाजवादी पार्टी अलग थी। मुद्दा ये नहीं है, मैं आम जनहित के लोगों को मुद्दा लेकर के बना रहा हूं, उनके हितों की बात कर रहा हूं। जी पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरा सर छोड़िए, आज परिवारवाद की बात मत करिए ना। मैं तो आज कह रहा हूं कि जनहित को लेकर के बात करें, किसकी पार्टी में क्या हो रहा है, किसके क्या मुद्दे हैं। बड़ी बात यह है कि जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, जनता को आप क्या सुविधाएं मुहैया करें, क्या आपका विजन है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। मैं एक बार ठीक है, मैं एक बार दिलीप यशवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। दिलीप जी, जब चुनाव में बड़ी बड़ी डिबेटें पहले होती हैं, तमाम सारे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, लेकिन मैं देखता हूं कि चुनाव आते 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 सारे जो मुद्दे वो धर्म और राजनीति जिस तरीके से जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, और धर्म के बिना चुनाव कोई भी हो ही नहीं सकता, चाहे जातिगत समीकरणों को लेकर के बात करें। ये देखिए, धर्म और जातियां वो राजनीति की रीढ़ की हड्डी हैं और ये सभी पार्टियां करती हैं, तो इसका इल्जाम केवल भारतीय जनता पार्टी पे ही नहीं है। ये शुरुआत कहीं से हुई, कांग्रेस ने इसको बल दिया, फिर क्षेत्रीय पार्टी ने इसको और बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी अब उसी खेल को आगे बढ़ा रही है। तो ये काम कमोवेश हर पार्टी करती है और राजनीतिक समीकरण सबके यहाँ बनते हैं, क्षेत्रीय समीकरण बनते हैं, राजनीतिक प्रकोष्ठ बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है दिलीप यशवर्धन। मैं सबको कह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे पूरी बात को। मैंने क्या कहा कि हर पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आकर के इस परिपाटी को तोड़ा नहीं है, इस परिपाटी को आगे ही बढ़ाया है। जातिगत रिजर्वेशन आपने आगे ही बढ़ाया है, जातिगत बेनिफिट्स आपने आगे ही बढ़ाए हैं, आपने किसी चीज को कम नहीं किया है। आप अगर आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाते हैं तो आप इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं कि आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाया गया, तो आप भी तो जातिगत बातों को करते हैं ना। आप कहां इस बात को हटा रहे हैं, आप कहां ये बल नहीं देते कि हमने ओबीसी को ये बढ़ा दिया, आदिवासी को यहां बढ़ा दिया, इनको ये कर दिया, उनको इंसानों के लिए कुछ कर दिया, कभी कहां कहते हैं आप भी नहीं कहते हैं। जातिगत व्यवस्था को बढ़ावा आप भी दे रहे हैं। अपनी बात रखना चाह रहे हैं, चलिए ओपी जी अपनी बात रखिए जो दिलीप जी ने कहा।
अरे आप जो है बुद्धिजीवी है, दिलीप यशवर्धन, बुद्धिजीवी के हैसियत से बात करिए और निष्पक्ष बोलिए। हाँ, निष्पक्ष ही बोल रहे हैं। मैंने किसके फेवर में बोला? मैंने ये थोड़ी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने कहा सारी पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस ने शुरुआत करी, क्षेत्रीय पार्टी ने बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने आके उस पार्टी को और आगे बढ़ा दिया। क्या गलत है? आप नहीं बढ़ा रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए। आप नहीं बढ़ा रहे जातिगत चीजों को। साबित करिए। आपने कहां खत्म कर दिया? जातिगत रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप जातिगत व्यवस्था को नहीं मानते हैं। आपने जातिगत व्यवस्था खत्म करी, रिजर्वेशन खत्म किया, जातिगत नहीं किया ना? नहीं करेंगे आप भी नहीं करेंगे। मैं साबित करूंगा कि नहीं कर रही। आप भी नहीं करेंगे। रिजर्वेशन खत्म करिए, जातिगत भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन इस देश का दीमक है, खत्म करिए, खत्म करिए जातिगत। ज्ञान है सब दूंगा, लगा रहा हूं आपके ऊपर। जातिगत रिजर्वेशन खत्म करिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि सुन लीजिए सुनिए। अरे कोई जवाब तो देते नहीं है आप। बोलू अभी सवाल था। हाँ, ओपीजी अपनी बात अरे बोलू, मैं ये करता हूँ दिलीप यशवर्धन, आप एक प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, कई बार हमारे साथ डिबेट कर चुके हैं। आपने देखा कि जिस प्रकार से सरकारें केंद्र प्रदेश में रहती थी, जातिगत राजनीति के आधार पर आपसे बड़ा जातिवादी कोई पार्टी नहीं है। सुनेंगे। हाँ, यशवर्धन जी 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड पूरा समय आपको मौका दे रहा हूं, अपनी बात रखिए। जी जी, मेरा ये कहना है कि यशवर्धन जी, मेरा ये कहना है, ठीक है, मेरा एतराज केवल इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र प्रदेश में आई, उसने जातिवाद का कौन सा मुलम्मा किया? आप बताइए। केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की 61 योजनाएं पूरे देश और प्रदेश में चल रही है। हमने कहा जातिवाद का सहारा लिया? क्या अगर हिंदू को मिल रहा तो मुसलमान को नहीं मिला योजना का लाभ? ये तो पहले भी मिल रहा था, ईसाई को तो पहले भी मिल रहा था। पूरब को मिल रहा तो क्या पश्चिम को नहीं? तो आपने जातिवादी आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं। आप जरा बताइए, हम लोगों ने क्या किया था? क्या हमारे लैपटॉप वितरण योजना थी, चाहे कन्या विद्याधन योजना थी, चाहे हम लोगों ने पेंशन योजना थी, क्या हम लोगों ने जातिगत फिर वही बात घूम फिर के 1 मिनट मुझे बताइए, बात तो ये आप लोग झूठ बोलने का जो काम करते हैं, लोग गुमराह करने का काम करते हैं। सर्व धर्म की हो रही है बात, तो अंत्योदय तक हो रही है कि आलोक जी बड़ी ईमानदारी से ये बताएं, क्या प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र नहीं किया था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं? जी, आप मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं? प्रधानमंत्री होता है, पिछड़ी जाति नहीं होता है वो। लेकिन आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है केवल सत्ता पाने के लिए किसी भी पद की गरिमा का जो है हनन कर सकते हैं। जातियों के सपोर्ट नहीं, आप मुझे बताइए, और जाति देश की सच्चाई है, और मैं ये कह रहा हूँ जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? कौन कौन इसका समर्थन कर रहा है? कितनी बार संसद में ये बात उठाई? आप मुझे बताइए, क्या ओपी सिंह जी बताइए, ओपी सिंह जी बताइए, क्या जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी करने वालों को सुनेंगे। जाति के आधार पर राजनीति करने वालों के लिए तो जाति जनगणना जरूरी है। हमारे लिए आप जाति के आधार पे आप नहीं काम कर रहे हो? क्या आपने इनका जवाब दीजिए मुझे, क्या आपने बड़ी बड़ी होर्डिंग नहीं लगाई थी कि हमने इतने पिछड़ी जाति के लोगों को हमने कैबिनेट मंत्री बनाया? क्या हमने जाति जनगणना राजनीति हो रही है? विकास के क्षेत्र में भी तो आप बताइए, आपको रिजर्वेशन में भी सहायता मिलेगी। आलोक जी, मेरे सवाल के जवाब दे दिए। जाति की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। हिंदुस्तान के इतिहास में ओपी सिंह सुन लीजिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ था? जब किसी भी पार्टी, किसी सरकार ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हो पूरे देश में कि हमने पिछड़ी जाति के इतने लोगों को मंत्री बनाया केंद्र में, हमने SC ST के लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया। आप सोचिए, राष्ट्रपति पद की गरिमा को आप लोग तार तार कर दे रहे हैं। आप जब ये कहते हो कि हमने एक दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, सुनने दीजिए, चलिए ओपी जी बात रखिए। गोपाल यादव है, अरे जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। आप केवल बरलाने वाले लोग हैं।
जितेंद्र भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल है कभी मुद्दे पे बात नहीं कर पाते हैं। होना चाहिए आप नहीं बात कर पाते हैं। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए जो मैंने सवाल किए हैं जवाब है और उसके पास। विकास की जो मुख्यधारा है उससे जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। मुद्दा इस पर राजनीतिक दलों का होना चाहिए। पूरी बेबाकी से मैं इस बात को कह रहा हूँ। विकास के बारे में आप तो एक नहीं बात कर पाएंगे। चलिए, नेता कह रहे हैं विकास की गंगा बहा दी, जनता कह रही विकास को ही गंगा में बहा दिया। अब हकीकत में क्या माना जाए? दिलीप यशवर्धन जी, इस सवाल का जवाब जरा मैं आपसे चाहूंगा। जब बात विकास की उठी तो ये सवाल भी पूछना लाजमी है। नहीं, विकास हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हुआ है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। काम हुए हैं, बहुत सारे काम अच्छे हुए हैं, लेकिन उतने नहीं हुए हैं जितने का ढिंडोरा पीटा जाता है, जितना प्रोवोकेशन के साथ कहा जाता है। दिलीप सर, लखनऊ के अंदर कोई काम बताया भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं, 6 साल हो गया है। मैं कहता हूं कि एक कोई प्रोजेक्ट बता दें, ओपी सिंह जी, एक कोई प्रोजेक्ट बता दिए जिसका आपने शिलान्यास किया और फीता काटा हो उद्घाटन का। नहीं, एक कोई काम बताइए। नहीं, काम हुए हैं चंचल जी, ऐसा नहीं है। नहीं बताएं, मैं तो कह रहा हूं, बताएं ना भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। गांव में बिजली पहुंचाने का काम हुआ है, गांव में सड़कें पहुंची हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन जो उम्मीद आपसे थी वो काम नहीं हुआ है। आम जनता को पिछली सरकारों ने भी ठगा और आप उससे बेहतर तरीके से ठग रहे हैं। आपने भी कुछ नहीं दिया है आम जनता के लिए। जो मिडिल क्लास जनता है उसको हर क्लास हर सरकार ने ठगा है। कांग्रेस ने भी ठगा, समाजवादी ने भी ठगा, बहुजन समाज ने भी ठगा और भारतीय जनता पार्टी भी ठग रही है। भारतीय जनता पार्टी भी मिडिल क्लास को कुछ नहीं दे रही है सिवाय टैक्सेस का बोझा बढ़ाने के अलावा। महसूस कर रही है, वो जाए तो कहा जाए। प्रियंका जी, आपकी मुस्कुराहट हमें लगता है कुछ कहना चाह रही है। मुझे लगता है शायद इस सवाल का जवाब जनता आपसे जानना चाह रही है कि बीजेपी के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है कि मैंने ये करा। आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे 2024 के लिए? देखिए, गिरती चलिए प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हाँ ठीक, खुदरा महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इन सारी चीजों का डायरेक्ट असर पड़ रहा है आम आदमी पर, जो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिसका पहिया जिससे घूमता है, एक आम आदमी जिसका रोटी दाल चावल दूध दही सब कुछ जीएसटी पे कर रहा है, पर उसे सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, ना उसकी एजुकेशन में, ना उसके स्वास्थ्य में, और ना ही उसके रोजगार में, ना उसके बच्चों की पढ़ाई में। किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और सिर्फ उन मुद्दों की बात की जाती है जो मुद्दे उस आम आदमी की जेब से पैसे निकालने के लिए होते हैं। उस आम आदमी की जेब से जीएसटी के थ्रू हर बार पैसा निकाला जा रहा है। जब वो कुछ खरीद रहा है, जब वो कुछ ले रहा है, जब कुछ बना रहा है, हर तरह से आप उसको पैसा निकाल रहे हैं। और बदले में उसको क्या दे रहे हैं? इनसिक्योरिटी, भ्रष्टाचार दे रहे हैं आप उसको। हर जगह फाइलें लगाने के चक्कर में वो बेचारा मरा हुआ है और उसकी हर चीज पे आपने टैक्स लगाया, पर सुविधाओं के नाम पर क्या? अस्पताल में बेड नहीं दिया आपने, और महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर महिलाओं की हत्याएं कर रहे हैं। यानी कि ये मुद्दे आप लेकर के जनता के बीच जाएंगी। जीएसटी के बदले जो एक सीट बची है उसको बचा ले जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। सफाई के नाम पर कूड़ा खड़ा हुआ वो भी नहीं बचेगी। नेता दिन का बायनाट भाग गया और एक बराबरी की पुश्तैनी बची है, वो भी इस बार नहीं बचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है, वो भी नहीं बचेगी इस बार। सिर्फ धर्म और जवाब देने के लिए एक बच्ची सीट पर पहले बेटा भागा, अम्मा भागे। देखिए आलोक जी, ठीक है, चलिए प्रियंका जी, अब जरा चंचल जी को भी सुन लेते हैं और ओपी सिंह जी आप भी सुनिएगा। चंचल जी, अब मेरा आपसे सवाल कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? देखिए आलोक जी, क्या तैयारियां? मैंने बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे सेंट्रल में चाहे स्टेट में, दोनों जगह बिग फेलियर है। ये जितने भी वादे करके जनता के बीच में आए थे, एक भी वादा नहीं पूरा किया। न तो ये प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कोई भी उन मुद्दों के बारे में चर्चा तक नहीं करना चाहता है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि किस तरीके से जातिवादी लोग हैं। अभी हमारे यहाँ आजमगढ़ के अंदर अतरौलिया विकास खंड है, जो वहां पे कर्मचारियों को सरेआम मुख्यमंत्री जी के सजाती लोगों ने, सुन लीजिएगा, मुख्यमंत्री के सजाती लोगों ने सरेआम जो है दबंगई दिखाई है, सरेआम घुस करके बदतमीजी करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। जब हम लोगों ने कई बार जो है उसको मुद्दे को उठाया, आजमगढ़ कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, तब जाकर के एफआईआर लिखी गई, कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। ये वो लोग हैं केवल जातिवादी मानसिकता के हिसाब से काम करते हैं। अगर हमारे मुख्यमंत्री सजाती लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये देखते हैं, इनके जो बुलडोजर है ना, वो देखते हैं, उनकी दो आंखें हैं, वो देखते हैं कौन गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करने का काम करते हैं। ये इनकी नीयत साफ नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो आज के टाइम में जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े नेता इनके भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो अलग पार्टियों से आए, जो इन्होंने चर्चा करके अपनी पार्टी में लेके आए,
क्या उनके बारे में बोलते हैं एक बार भी? वो कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करते बताया नहीं उन्होंने। ठीक मैंने है, पूछा वो वॉशिंग पाउडर का नाम भी बता दीजिए। बता नहीं सकते। अच्छा सुनिए, अब बता रहा हूं। कम से कम अब दूसरी अभिषेक बात- जी, आपके पास पूरा 1 मिनट का समय बताने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे जवाब चाहूंगा, ठीक है? आलोक जी, हाँ। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया। तो भैया आपने तो 4 बार सरकार थी, आपने काम किया था। फिर आपकी गुंडों की सरकार, गुंडों की पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, परिवारवादी पार्टी, तुष्टिकरण पार्टी, एमवाई का नारा देने वाली पार्टी, यादव और मुसलमान की पार्टी, आपने किया क्या? अगर आप 4 बार सरकार की किए होते तो अरे आप भी 5 बार जनता से हारे हो। ठीक है, 2002 हारे, 2004 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे। आप भी 5 बार चुनाव हारे हो। और ये अगर आप चुनाव जीत रहे हो तो इसका मतलब क्या भ्रष्टाचार करोगे आप, या जो मन करेगा वो करोगे? जनता के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा ₹50 का डीजल पेट्रोल आज 100 रुपए में क्यों मिल रहा है? 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1100 रुपए में क्यों मिल रहा है? जो सीएनजी 45-40 रुपए लीटर थी वो आज 100 रुपए क्यों मिल रही है? आपको बताना पड़ेगा। और आप अगले बगले झांक नहीं पाएंगे। आपको कम से कम जवाब देना पड़ेगा जनता के मुद्दों का, और जनता की समस्याओं के ऊपर आपको बात रखनी पड़ेगी। आप हिंदू मुसलमान संस्थान कब्रिस्तान की बात नहीं कर पाओगे। सवाल ये है, अभी आपके एक मंत्री राकेश सचान है, सुन लीजिए, अभी एक मंत्री राकेश सचान जी हैं, उनके बारे में बताता हूं। सजायाफ्ता योगी सरकार के मंत्री ने तोड़े भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड। 81 में से 72 प्लॉट हत्याएं हैं। 81 में से 72 प्लॉट हैं। सुन लीजिए, जीत ये आपको आपके लेकर रिकॉर्ड के में बात दिखा रहा हूं, करेंगे। ऐसे चेक तमाम कर सारे लीजिएगा। सवाल हैं जिनके दो जवाब आप पार्टियां नहीं होंगे, उनसे विभागीय कोई कार्रवाई नहीं करोगे आप, मुझे पता है। कारण ये है कि चूंकि जो भ्रष्टाचारी है सारे के सारे कुल मिलाकर के जब हम बात 2024 के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, जीत हार को लेकर के कर रहे हैं, मेरे मन में तो अब ये सवाल हो रहा है, मैं आपसे क्या सवाल करूं? अब तो यही करूं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। देखिए, हम तो जनता हैं, कहने को जो सरकार है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल होती है, लेकिन फॉर द पीपल जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक होती है, उसके बाद वो फॉर द पीपल नहीं होती है, फिर तो वो फॉर द नेता हो जाती है, फॉर द सरकार हो जाती है, फॉर द सत्ता हो जाती है। क्योंकि जनता के पास वोट देने के बाद कोई भी डेमोक्रेटिक राइट नहीं है कि अगर उसका मंत्री, उसकी सरकार, उसके सांसद, उसके विधायक उसके हित में काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनको वहाँ से पद से हटा सके। वो 5 साल इंतजार ही करती है और 5 साल के बाद फिर बनवा के किसी को देती है, फिर वो काम नहीं करता तो वो अगले 5 साल का इंतजार करती है। तो जो डेमोक्रेसी है, मैं ये कहता हूँ कि डेमोक्रेसी की परिभाषा हमारे देश में आधी है। अगर हमें वोट देने का अधिकार है तो उसी वोट को देकर के उस प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार भी होना चाहिए, लेकिन वो अधिकार हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, तभी हम कहते हैं जनता जनार्दन होती है और जनता जब चाहे सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती है और वही जनता सत्ता के सिंहासन से उतारने का भी मादा रखती है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी आपका भी, दिलीप जी आपका भी, ओपी जी आपका भी और चंचल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी के लिए बीजेपी की प्लानिंग जोरों पर है। अब देखना होगा कि विपक्ष उसे कितनी टक्कर देता है। नमस्कार।